हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन यानी कि पूरा एक सेट करेंगे। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सारे सब्जेक्ट की। तो आप लोग यहाँ पर जो है 3 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है सीडीपी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, आपका हिंदी पेडागोजी सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वजह से क्या है, हम लोग डेली एक प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इसको डेली 3 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो आपका पेपर 2 भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 5 बजे और 3 बजे अगर दोनों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी ईवीएस का पूरा एक सेट जो है वो डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन जो है लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, यानी कि जेंडर बाइसनेस या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। तो पहला है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। ठीक है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, या फिर लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक साथ एक खेल खेलें, या फिर विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन में खुश नहीं हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो ये क्या है, एक ही पक्ष को जो है महत्व माना जा, एक ही पक्ष पे जो है बात कही जा रही कि लड़के जो हैं शोर मचाते हैं, क्या लड़कियां शोर नहीं मचाती हैं। तो इस वजह से इसमें क्या है, जेंडर बाइसनेस दर्शाया जा रहा है, क्योंकि मेन फोकस एक पक्ष पे किया जा रहा है। यानी अगर यहाँ पे कहा जाता है कि तुम सब शोर मचाते हो, तो उसमें गर्ल्स भी होती, बॉयज भी शामिल होते, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि लड़कों तुम जो है हमेशा शोर मचाते हो, तो यानी एक पक्ष को जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपका आंसर जो होगा सेकंड होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जेंडर बाइसनेस दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या है आपका 2 होगा। जहां पर भी एक पक्ष को जो है, एक पक्ष को जो यानी एक पक्ष पर ज्यादा फोकस किया जा रहा होगा, एक पक्ष को महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा होगा, तो वहां पर आपका जेंडर बाइसनेस होगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। ये आपका सही था, ये भी इसमें नहीं दर्शाया गया, यानी विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से जो है खुश नहीं हूं। तो इसमें विद्यार्थियों में बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, लड़के और लड़कियां, इसमें दोनों को दोनों को संबोधित किया गया है। तो इसमें जो है जेंडर बाइसनेस नहीं दर्शाया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इसमें जेंडर बाइसनेस को दर्शाया जा रहा है। आंसर आपका सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बात कही गई है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी सौर सेल जो निर्माण है उसका प्रयोग किस पदार्थ के लिए किया जाता है। आपका पहला है लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर होगा 4, यानी कि सिलिकॉन जो है इसका प्रयोग किया जाता है सौर सेल निर्माण में। तो आंसर आपका क्या है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लिंग रूढ़बद्धता का प्रदर्शन करता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। तो पहला है, सामान्यतः लड़कियां जो हैं लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ठीक है, अगला है, एशियाई लोग जो हैं खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में जो है लड़कियों का जो है पेशीय द्रव्यमान जो है कम होता है। अगला है, लड़कों व लड़कियों में जो है कुश्ती में हिस्सा लिया, यानी लड़के और लड़कियों ने क्या किया, कुश्ती में हिस्सा लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसमें आंसर कौन सा होगा, यानी किसमें जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट है, क्योंकि क्या है, इसमें बात कही सामान्यतः लड़कियां क्या है लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि लड़के भी आज की डेट में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, जो बड़े बड़े शेफ हैं वो लड़के ही हैं। तो इसमें आपका जो है ये एक पक्ष को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, एक पक्ष को क्या है अहमियत नहीं दी जा रही, एक पक्ष पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है और एक पक्ष को जो है नकारा जा रहा है।
तो जहां पर भी एक पक्ष को महत्वपूर्ण माना जाएगा, दूसरे पक्ष की अपेक्षा की जाएगी, तो वहां पे आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होगा, यानी कि जेंडर बाइसनेस जो है दर्शाया जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर खाना बनाती, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि लड़के भी जो है आज की डेट में अच्छा खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। इसमें क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों ने कुश्ते में हिस्सा लिया, तो इसमें दोनों यानी गर्ल्स भी ले रही है हिस्सा, बॉयज भी हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें एक पक्ष को जो है महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है, दोनों पक्ष की बात कही जा रही है। ठीक है, अगला है जो सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो पेशी द्रव्यमान कम होता है, तो इसमें क्या है, कंपेयर किया गया है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, इसमें थोड़ा सा कंपेयर आपको लग रहा है, लेकिन बात जो है लड़के और लड़कियां दोनों की गई है। लेकिन इसमें क्या है, यही बात कह देगी कि सामान्यतः जो लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड जो है, एशियाई जो है लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, तो इसमें सारे यानी गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, सभी को इंक्लूड किया गया है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें बात कही गई है कि नर चिड़िया, अगर आपने ईवीएस पेडागोजी की कंटेंट की क्लासेस कंप्लीट नहीं की है, तो आपको यहीं मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। 4 वीडियो में मैंने पूरा ईवीएस कंप्लीट करवा दिया है, और उसमें मैंने पेडागोजी भी डिस्कस की है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहीं मेरे चैनल पे क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब कंटेंट आपका कंप्लीट होगा तो आप पेडागोजी भी सॉल्व कर लोगे, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें जो बात कही गई है, पहला मतलब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें बात कही गई है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर जो है बुनावट वाले घोंसले बनाता है। यानी जो नर चिड़िया होता है वो क्या है, बहुत अच्छे अच्छे से घोंसले बनाता है, सुंदर। और मादा चिड़िया जो है, इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला सबसे बढ़िया घोंसला जो होता है अपने अंडे देने के लिए चुनती हैं। यह कौन सी चिड़िया है, यानी कि जो नर मादा हो, यानी नर चिड़िया जो होते हैं वो घोंसला बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन जो मादा चिड़िया होती है वो उसमें भी सबसे अच्छा चूज करती है कि कौन सा सबसे अच्छा घोंसला है जिसमें वो अंडे देती है। तो कौन सी चिड़िया होगी, आपका जो है जुलाह चिड़िया यानी बया, या फिर पाख्ता, या फिर दर्जीन चिड़िया है, या फिर शकरखोरा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो बया यानी जुलाह चिड़िया जो होती है, ये क्या है, चूज करती है जो सबसे बेस्ट होगा, इसको सबसे अच्छा लगेगा घोंसला, उसमें जाकर के अंडे देती है। दर्जीन चिड़िया क्या होती है, सिल करके बनाती है घोंसला, अपना जो पत्ते होते हैं उनको सिलती है, उसके बाद जो है ये घोंसला बनाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दर्जीन चिड़िया कहा जाता है। आंसर आपका फर्स्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। यानी कौन ऐसे हैं इसमें जो कीट समूह के हैं और जिनकी भूमिकाएं बटी हुई हैं। तो पहला है मधुमक्खी, चिड़िया, मकड़ी, या फिर दतैया, दीमक, चिड़िया, या फिर चिड़िया, मगरमच्छ और मकड़ी, या फिर मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, या फिर दीमक। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, आंसर इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, यानी कि दतैया, दीमक और चिड़िया। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 2, यानी कि दतैया, दीमक और चिड़िया। ये क्या है, एक समूह की हैं, और ये इनका जो काम है वो बटा रहता है, ये कीट समूह में रहते हैं। तो आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दतैया भी समूह में रह रही होती, दीमक जो है वो भी, चिड़िया मतलब वो चींटियां जो हैं वो भी समूह में रह रही होती है। तो आंसर आपका क्या है, सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बात कही गई है कि फूलों की पहचान कीजिए। यानी फूलों के बारे में आपको बताया गया है, फिर आपको पहचान करनी कि कौन सा जो है फूल होगा। ठीक है, पहला है केवल रात में ही खिलता है, यानी जो फूल है क्या है, केवल और केवल रात में ही खिलता है। अगला है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, रंगाई के काम में भी लाया जाता है, और पूरे वर्ष भर ये खिलता है। तो ए, बी, सी और डी क्रमशः है, यानी इसमें कौन सा ऐसा फूल है जो ये सारी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। यानी कि केवल रात में खिलता है, ठीक है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, और रंगाई के काम में भी लाया जा रहा है,
और पूरे वर्ष भर वो खिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसमें पहला है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा, या फिर रात रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, या फिर चमेली, गुलाब, धतूरा जो आपका गुलदावरी है, गुलदाउदी, या फिर सदाबहार, धतूरा, गुलाब और गुलदाउदी। तो इसमें आपका आंसर जो होगा सेकंड, क्योंकि रात की रानी जो होती है वो रात में खिलती है। ठीक है, रात में इसका फूल खिलता है। गुड़हल हुआ, गेंदा हुआ और गुलाब हुआ, तो इसमें आपका जो है ये रंगाई के काम में भी लाया जाता है, औषधि बनाने के काम में भी लाया जा रहा होता है, और पूरे वर्ष भर ये खिलते हैं। ठीक है, आंसर क्या है आपका? सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें बात कही गई है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि मधुमक्खियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहला है केवल जो है रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, या फिर श्रमिक मक्खी जो है काम करने वाली नर मक्खी होते हैं, यानी जो नर मक्खियां होती वही होती हैं, या फिर छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, या फिर छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी जो है होती है, यानी पूरा जो छत्ता होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक ही रानी मक्खी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है श्रमिक मक्खी जो है काम करने वाली नर मक्खी होती हैं, तो उसमें नर मक्खी भी होती है और मादा मक्खियां भी होती हैं, यानी दोनों जो है काम कर रही होती हैं, और एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि यानी कि क्या है सिर्फ नर मक्खियां होती हैं, उसमें नर मक्खी और मादा मक्खी दोनों होती है, और दोनों का काम होता है कि काम करना। ठीक है, आंसर क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। इसमें बात कही गई खाली नर मक्खी होती है, तो नर मक्खियां नहीं, उसमें मादा मक्खियां भी होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं। आंसर आपका जो है सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है फल का है, यानी कौन सा ऐसा समूह है जो फल का है। तो पहला है आलू, बैंगन, आम, केला, बैंगन, मूली, या फिर टमाटर, केला, अदरक, या फिर आपका है केला, भिंडी, आलू। तो देखिए आलू जो है बैंगन, ठीक है, आम जो है तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या है बैंगन आलू ये सब्जी में चले जाते हैं। केला, बैंगन, मूली ये भी नहीं होगा, केला, भिंडी, आलू ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जो है थर्ड होगा, क्योंकि टमाटर, केला, अदरक ये आपके जो होते हैं ये फल में रहते हैं। इसमें आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन सही होगा। ऑफिशियल आंसर की में आपका थर्ड ही ऑप्शन मेंशन किया गया है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है इसमें कोई और ऑप्शन होना चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आंसर आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें बात कही गई है कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई जो है बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो बावड़ियां पाई गई हैं भारत के अनेक इलाकों में उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। आपको आंसर ये देना है, यानी कि निगेटिव आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो पहला है जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि ये जो है ये जल संरक्षण की जो है पारंपरिक व्यवस्था है, यानी जो बावड़ियां हैं, या फिर बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, या फिर ये जो है वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित हैं, या फिर इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो जो बावड़ियां बनी होती है इनका प्रयोग जो है सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जा रहा होता है। ये तो ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हमको क्या नेगेटिव आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि क्या है पुराने टाइम में जो बावड़ियां बनी हुई थी उनका जो काम था सामुदायिक संसाधन, यानी समुदाय के जो लोग होते थे, समूह के लोग जो होते थे वो उसका प्रयोग कर रहे होते थे, और पीने के प्रयोग में भी जल, वो जो जल होता था बावड़िए का वो प्रयोग में लाते थे। तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा, और निगेटिव का निगेटिव ही ऑप्शन होगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ये जल संरक्षण की पारंपरिक जो व्यवस्था है तो बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। सेकंड या यानी कि आपका थर्ड भी ऑप्शन सही है, और आपका फोर्थ भी ऑप्शन सही है, लेकिन आपका निगेटिव जो है 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बात कही गई है कि
एक रेलगाड़ी जो है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? तो आप लोग मतलब जो टाइम से एक मैप भी देखते रहिएगा, क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में क्वेश्चन मैप से आते हैं। तो हफ्ते में एक बार आप मैप को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी पूछ लेगा पड़ोसी राज्य कौन से हैं, या फिर कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है। मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में। अगर पेपर 2 में अगर आपने सोशल साइंस ले रखा है तो उसमें पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैप को भी आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? पहला है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय और आपका अरावली। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें 2 ऑप्शन होगा, यानी कि पश्चिमी घाट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जब जाते हुए कई सुरंगें जो हैं गुजरती हैं, तो वो सुरंगें जो पहाड़ियां हो रही मतलब पहाड़ियां मिलती हैं वो कहाँ की हैं? पश्चिमी घाट की हैं। आंसर आपका सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हाथियों के बारे में सही बताया गया है? तो पहला है हाथियों के झुंड में केवल जो है मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं। अगला है कि नर हाथी चारों ओर जो है अकेले ही घूमते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी कि हाथियों के झुंड में क्या है, केवल मादा हाथी और उनके बच्चे ही रह रहे होते हैं। और जो इसका तर्क दिया गया है कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका आंसर जो दिया गया है सेकंड, यानी कि जो है आपका इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, यानी इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें क्या है, मादा भी रह रही होती है और छोटे हाथी के बच्चे रहते हैं। जब हाथी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ करके चले जाते हैं, और साथ में आपका जो नर हाथी होते हैं वो क्या है, वो घूमा करते हैं अपना आराम से। तो ये आपका क्या है, आंसर सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 4 भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा और आपका 2 भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें बात कही गई है कि नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच जो हुई है, रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। यानी जो 4 बच्चे हैं उनकी जांच जब हुई तो हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है ये जो है मेंशन किया गया। अब इसमें बात ये कही गई है कि इनमें से किन बच्चों में रक्त जो है अल्पता यानी अनीमिया की कमी है, यानी एनीमिया है। तो अमन जो है उनमें क्या है 8, राधिका जो है उनमें है 10, ठीक है, मतलब सुरजीत जो है उनमें है 14 और मारिया जो है उनमें क्या है 6 पर मतलब 6 है। तो ये जो आपका ब्लड है हीमोग्लोबिन वो किसमें जो है अनीमिया यानी रक्त अल्पता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपका 4 ऑप्शन, यानी कि अमन में क्या है 8% है, ठीक है, और आपका राधिका में भी कम है, और आपका मारिया यानी इन लोगों में क्या है, यानी कि अनीमिया की कमी है, यानी कि इनमें क्या है हीमोग्लोबिन जो है वो कम मात्रा में है। ठीक है, यानी 14 पॉइंट से कम है, तो इस वजह से क्या है इनमें एनीमिया पाया जा रहा है, यानी जो है रक्त अल्पता है, यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है कि चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है सभी चिड़ियों के जो है अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। अगला है चिड़िया जो है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं, यानी कि सभी चिड़ियों के क्या है अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ठीक है, और बात जो कही गई है सेकंड में कि चिड़िया जो होती हैं वो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर जो है दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी ए और आर क्या है दोनों गलत हैं,
क्योंकि दोनों यानी जो चिड़िया होती हैं वो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक टाइम में ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। बल्कि क्या होता है उनका जो वो एक टाइम पे दो वस्तुओं को भी देख पा रही होती है, और जब एक टाइम पे दो वस्तुओं को देख रही होती है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूर, उनको लगता है कि काफी दूर बना हुआ है, तो वो क्या है एक टाइम पे दो वस्तुओं को देख सकती हैं। उनके जो सिर पर है वो आंखें भी दो, मतलब उनके सिर पर दोनों तरफ आंखें भी होती हैं। लेकिन इसमें बात ये कह दी गई कि सभी चिड़ियों पर, तो सभी चिड़ियों पर दोनों तरफ आंखें नहीं होती। जैसे कि उल्लू हुआ, तो उल्लू को क्या है दोनों तरफ आंखें नहीं होती, उस उल्लू की क्या है जैसे हम इंसान की आंखें होती हैं सामने फेस पे, वैसे ही उल्लू की होती हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि सभी चिड़ियों में क्या है सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो इस वजह से आपका ये गलत हुआ। आंसर आपका 4 सही होगा, यानी कि ए S1 और S2 दोनों गलत हैं। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि चिड़िया क्या है एक टाइम में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें बात कही गई है कि बाघों यानी टाइगर जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। यानी जो बाघ है उसको क्या है कि अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। तो पहला है संवेदनशील गालमुच्छे, या फिर विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, या फिर जोर से गरजना, या फिर सुनने की तीव्र जो है अभ्यास। तो इसमें आपका आंसर होगा यानी कि कौन जो है मदद नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी जोर से क्या है गरजना। जब जोर से गरजना होता है तो उसमें क्या है शिकार जो है मतलब शिकारी जो होते हैं यानी जो जानवर वगैरह होते हैं वो भाग जाते हैं, तो इस वजह से इनको मदद नहीं मिल पाती। लेकिन संवेदनशील जो इनकी गाल मुच्छे होती वो काफी संवेदनशील होती, काफी सेंसिटिव होती हैं। मूछें जो है इनकी मूव करती हैं, इनको ये बताती हैं कि मतलब किधर से आवाज आ रही है और कहाँ पर शिकारी है, ठीक है। और सुनने की इनकी तीव्र क्षमता भी होती है बाघों में। ये तो सारी इनकी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो शिकार है वो शिकार करने में ये सारे जो पॉइंट है आपके मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये मदद करते हैं। लेकिन जो आपका थर्ड है जोर से गरजना, ये आपका मदद नहीं कर रहा होता है। तो आंसर जो है थर्ड सही होगा, क्योंकि क्या है मदद नहीं करता है। तो यही आपका होगा, जब बाघ जो है गरजेगा तो क्या है सभी जो शिकारी होंगे यानी सभी जो जानवर होंगे वो भाग जाएंगे। तो आंसर क्या है आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 15, ये मैचिंग का है। इसमें आपका पहला जो है यानी कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इस तरफ दिए गए हैं राष्ट्रीय पार्क और इस तरफ दिए गए हैं भारत के राज्य। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, यानी फर्स्ट जो है जिम कॉर्बेट जो है ये कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पर है, ये आपका है उत्तराखंड, ठीक है। काजीरंगा जो है ये कहाँ पर है, ये आपका है असम में। आपका रणथंबोर जो है ये कहाँ पर है, ये आपका है राजस्थान में। गिर आपका कहाँ है, ये है आपका गुजरात में। तो फर्स्ट का जो है सेकंड यानी कि उत्तराखंड, तो फर्स्ट का सेकंड आपका सेकंड में ही है, यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पूरे मिलान करने के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको एक आता था कि जिम कॉर्बेट जो है कहाँ पर पार्क है, तो आपका उत्तराखंड। अगर आपको ये एक मालूम था तो आप एक से ही क्वेश्चन निकाल सकते थे, क्योंकि ए का जो है सेकंड सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया है, बाकी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ एक मैच करिए, फिर ऑप्शन पे आइए। अगर वहां से क्वेश्चन का आंसर निकल पा रहा है तो आप निकाल लीजिए, अगर नहीं निकल पाया तो आप फिर से सेकंड ऑप्शन मैच करिए, फिर से ऑप्शन चेक करिए, फिर से आप आंसर देखिए कि क्या आंसर निकल पा रहा है। क्योंकि ऐसे अगर आप सारे मैच करने बैठोगे तो अगर पता होंगे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हुए तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और ये जरूरी भी नहीं है कि सारे ऑप्शन आपको आते ही हो, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही ट्रिक फॉलो करिएगा, ठीक है। ऐसे क्या आपको टाइम भी बचेगा आपका और ऑप्शन भी सही होने के ज्यादा चांसेस भी रहेंगे। तो आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। यानी जब टीचर जो है ईवीएस के बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, चिड़ियाघर, तो कौन सा उद्देश्य जो है वो फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो पहला है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, या फिर बच्चों को जो है मजेदार तरीके से
सीखने का मौका देना, या फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा जो है विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, या फिर बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो आंसर आपका इसमें होगा थर्ड, यानी कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। यानी बच्चे को आप जब रियल लाइफ में लेकर जा रहे हैं चिड़ियाघर, तो वहां पर वो जानवरों को देखेगा, ठीक है, उनके प्रति क्या संवेदनशील होगा, वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। जब वो देखेगा कि हाँ यहाँ वहां पे ऐसे ऐसे चिड़िया हैं, ऐसे जानवर हैं, तो वो अपने रियल लाइफ में भी देख रहा है, वहां पर जा करके वो देखेगा तो चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो आंसर आपका क्या है, थर्ड सही होगा। क्योंकि जब वो देख रहा होगा तो उसके सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चा वहां पे एक्टिव होगा, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा, वो हर चीज बारीकी से नोट डाउन कर रहा होगा, यानी नोट कर रहा होगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका, थर्ड सही हो जाएगा। संवेदनशील बनाना सही था, ठीक है, और ये आपका जो है मजेदार तरीके से सिखाने का मौका देना, ये आपका नहीं होगा। बट आपका जो आंसर थर्ड है वो सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि जहां पर बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट हो रही है चीजें, वो आपका ऑप्शन बेस्ट होगा। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये ईवीएस का पार्ट, यानी ईवीएस में पैडागोजी का पार्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके पहले क्या था, कंटेंट चल रहा था, अब जो है ईवीएस का पैडागोजी है। अगला है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण जो है प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के किस कौशल का जो है विकास नहीं करेंगे। यानी कि जो रमेश है अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन से क्या है, खोजपूर्ण जो है प्रश्न पूछ रहा है, तो विद्यार्थी में कौन सा कौशल जो है विकसित नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो पहला है प्रदर्शन कौशल, या फिर अवलोकन कौशल, या फिर रचनात्मक कौशल, या फिर आपका श्रवण कौशल। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें फर्स्ट होगा, यानी प्रदर्शन कौशल, ये आपका विकसित नहीं होगा, क्योंकि खोजपूर्ण जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर कोई परफॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि क्या अवलोकन होगा। रचनात्मक, बच्चा सुनेगा, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ नई चीजें खोजेगा, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। श्रवण भी होगा, बट आपका जो फर्स्ट है यानी प्रदर्शन कौशल, ये आपका नहीं होगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो बात कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन से गुण हैं। तो पहला सृजन, चयन, भाषण और आपका लेखन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है इसमें आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, यानी कि सृजन और आपका चयन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पहले सृजन करोगे, यानी प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है वो है क्या, आप उसको समझोगे, एटलीस्ट प्रॉब्लम आई तो आई कहाँ से, प्रॉब्लम है क्या, इसका क्या रीजन रहा, कैसे ये उत्पन्न हुई, तो आप उसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद बी, यानी कि आप चयन करोगे कि हाँ इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी रहता है कि प्रॉब्लम है तो रहने दो, कोई बात नहीं, वो उसको सॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट है क्या, ठीक है, पहले आप उसको सारे पक्ष समझेंगे, तो यानी कि पहले आप सृजन करेंगे, फिर चयन, यानी फिर समझेंगे कि हाँ इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम करें जो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएगी। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। भाषण और लेखन की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या बात चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि सबसे पहले आप ये समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्या दिक्कत रही, उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बात कही गई है कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी एक ईवीएस का टीचर है तो उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी। तो पहला औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, यानी क्या औपचारिक लैंग्वेज हो जो कि स्कूल में बोली जाती है, और आपका परिभाषा यानी क्या है, परिभाषाएं रटाई जाएं, या फिर बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, तो ये भी कहना गलत होगा। अगर आप क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, तो आपका पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कठिन लैंग्वेज का अगर प्रयोग कर रहे हो तो आप क्या पढ़ा रहे हो, बच्चे सुन ही नहीं, मतलब बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, और जब वो समझेंगे नहीं तो कुछ सीखेंगे नहीं,
तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। बल्कि करना क्या है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि टीचर को ऐसी लैंग्वेज क्लासरूम में इंक्लूड करनी है, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है कि मान के चलिए क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे क्या हैं, कनेक्ट कर पाए, 30 बच्चे समझ पाए कि हाँ टीचर कौन सी लैंग्वेज प्रयोग कर रहा है। सरल लैंग्वेज होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो लैंग्वेज नेचुरल होती है वो आप प्रयोग करें। जो बच्चा इंक्लूड कर पाए, जैसा बच्चा है वैसे आप लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। तो ये कहना गलत होगा कि आप क्लासरूम में कठिन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। औपचारिक लैंग्वेज का भी आप प्रयोग नहीं करेंगे और भाषाओं को रटने पर आप बल नहीं देंगे। ठीक है, औपचारिक लैंग्वेज जो होती है स्कूल में बोली जा रही होती है, बल्कि क्या करना है, मदर टंग का प्रयोग करना है। ऐसी लैंग्वेज इंक्लूड करनी है कि हर बच्चा जो है वो समझ पाए, चीजों को कनेक्ट कर पाए। अगला है, बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आप क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे कि बच्चे की दैनिक जीवन, यानी बच्चे को जो रियल लाइफ में प्रयोग की जा रही है, बच्चे की जो मदर टंग है, बच्चे के इन्वायरमेंट में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, तो बच्चा अगर उस लैंग्वेज में आप प्रयोग कर रहे हो क्लासरूम में, तो बच्चा चीजों को अच्छे से कनेक्ट करेगा, अच्छे से वो समझे, मतलब सब चीजों को समझेगा भी और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करेगा। जो अपना अनुभव होगा वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। आंसर आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि मदर टंग जो होती है उसमें बच्चा कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है और वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा होता है। ठीक है, प्राविधिक प्राकृत की होनी चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। टीचर को क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाए, जो बच्चे के मतलब दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में जो प्रयोग की जा रही होगी भाषा। आंसर आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है कि आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसमें बात कही जा रही है कि अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, या फिर अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, या फिर शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, या फिर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आंसर फर्स्ट होगा, यानी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखते हैं। ठीक है, यानी बच्चे की क्या है, सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हैं। अगर क्लासरूम इंटरेस्टिंग है, टॉपिक कोई इंटरेस्टिंग है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चा उसमें एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करेगा। और जहां पर बच्चा एक्टिव है, सारे उसके सेंस इन्वॉल्व है, वहां पर लर्निंग बेहतर होगी। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी ज्ञानेंद्रियों को जो है सक्रिय करते हैं। आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बात कही गई है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण जो है क्रियाकलाप कौन सी है, जिसका जो है प्रभाव क्लासरूम में सबसे कम है, यानी कि 0 के बराबर है। पहला है विद्यार्थियों से परिचर्चा। तो क्लासरूम में अगर आप बच्चों से डिस्कशन कर रहे हो, समूह यानी ग्रुप लर्निंग करवा रहे हो, क्लास में एक्टिविटी करवा रहे हो, क्लास में डिस्कशन करवा रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है, बच्चा एक्टिव होता है और सारे बच्चे के सेंस इन्वॉल्व होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से मदद करके सीख रहा होता है, हर बच्चा एक दूसरे की राय समझ रहा होता है, पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा होता है, अनुभव समझ रहा होता है, कुछ अपने अनुभव व्यक्त कर रहा होता है, तो इसमें बच्चा एक्टिव होता है। और जब क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा होता है तो हर बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सीखने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत सारी चीजें बच्चा डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट भी सीख रहा होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है और इसका प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन बात कही गई है क्वेश्चन में न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए, न्यूनतम यानी महत्वपूर्ण है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला है कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना। तो ये भी सही है, अगर आप चित्र बना रहे हो, रूपरेखाएं बना रहे हो, तो इसमें बच्चा क्या है, इन्वॉल्व होगा, बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपका अच्छा है। अवज्ञाकारी व्यक्तियों को सजा देना, तो यही आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी मान के चलिए अगर कोई बच्चा नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है, कोई बच्चा अच्छे से नहीं बता पाया है, उसको नहीं इतना समझ में आ रहा है, तो आप उसको सजा नहीं देंगे, आप उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। आज की डेट में जो है बच्चे को क्या है, भगवान मानना है, बच्चे को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, आप समझाने की कोशिश करें, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप ऐसी एक्टिविटी करें, अपने मेथड में परिवर्तन लाएं कि बच्चा इंटरेस्ट ले। यानी सब कुछ क्या करना है, बच्चा सेंटर में रहेगा, सारी एक्टिविटी बच्चे के अराउंड आपको करनी है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए
अपनी सारी एक्टिविटी जो है प्लान करनी है। तो बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। यही जो है सबसे न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। आंसर आपका थर्ड सही होगा। विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ईवीएस की क्लास चल रही है। अगर आप बाहर बच्चों को सैर पे ले जा रहे हो, प्ले ग्रुप करवा रहे हो, ठीक है, फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है। बच्चा जाकर के इन्वायरमेंट में नेचुरल रूप से इन्वायरमेंट से मिल पाएगा, अच्छे से देख पाएगा, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएगा, तो इसमें बच्चा एक्टिव होगा। लेकिन आंसर आपका थर्ड होगा, क्योंकि न्यूनतम जो है महत्वपूर्ण होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में जो है पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। यानी कि यानी ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पहेलियां ऐड की जाती हैं वो किस लिए की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो पहला है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। तो विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, उनका मन भ्रमित नहीं हो रहा होता, बल्कि पहेलियों से क्या है वो और इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और इंटरेस्टिंग वे में वो पढ़ रहे होते हैं। और पहेलियां बच्चे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होंगी। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहेलियां क्या होती हैं, पहेलियों में तर्क, बच्चे में तर्क क्षमता विकसित होती है, क्योंकि क्या उसको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये होगा। ठीक है, बच्चा उसमें तर्क वितर्क करेगा। बच्चा जो पहेलियां अगर आप बच्चे से पूछ रहे हो तो उसमें बच्चा तर्क वितर्क करेगा, समझने की कोशिश करेगा, इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये आंसर होगा। तो बच्चे का जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा होता है। आंसर आपका सेकंड सही होगा। बाकी जो दिया गया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी में जो है भ्रमित उत्पन्न, यानी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो रहा होता है, बल्कि क्या है और इंटरेस्टिंग वे में वो पढ़ रहा होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका क्या है, सेकंड सही होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियां होती हैं उससे क्या होता है बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, बच्चा तर्क वितर्क कर रहा होता है, समालोचनात्मक चिंतन बच्चे में डेवलप हो रहा होता है। आंसर आपका जो है सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बात कही गई है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न जो है संकेतक हैं। यानी कि ईवीएस की क्लासरूम चल रही है और आपका शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वे संकेत, यानी कि ये प्रश्न जो है संकेतक हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर क्लासरूम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं टीचर के द्वारा, बच्चा आंसर दे रहा, बच्चे के द्वारा पूछे जा रहे हैं, टीचर आंसर दे रहा, तो यानी लर्निंग बेहतर हो रही होती है। पहला है आपका ऑप्शन विद्यार्थियों की जो है जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, या फिर शिक्षक की क्षमता के। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी, यानी कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों की समझ में अंतर के। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा बच्चा तो क्या है उसमें इंटरेस्ट होगा और बच्चा जिज्ञासु होगा कि हाँ इसका ये मतलब ना होगा कि ये हो सकता है, अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे क्यों हुआ। तो बच्चा जिज्ञासा उत्पन्न करेगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छा ये यहाँ पे है तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों में जो समझ है, मान के चलिए अगर टीचर आया क्लासरूम में कोई भी चैप्टर उसने पढ़ा दिया, तो बच्चा जब समझेगा तभी जाके क्वेश्चन कर पाएगा। अगर आपने कोई टॉपिक समझा है तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन पाते हैं, तभी आप जाकर के क्वेश्चन पूछ पाओगे। अगर आपने टॉपिक को समझा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, टीचर ने क्या पढ़ा दिया है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन कैसे पूछ पाओगे। गलतियां वहां पे होंगी जहां लर्निंग हो रही होगी, क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे जहां पे लर्निंग हो रही होगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें बात कही गई है कि
गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस जो है एक अंतः विषयक विषय है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। या फिर कक्षा फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से जो है होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें बात कही गई गलत कथन का चयन कीजिए। तो यानी गलत कथन कौन सा है? जैविक विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, यही आपका ऑप्शन गलत होगा। आपका 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 2 यानी 1 और 2 में क्या है, कोई ईवीएस की अलग से बुक नहीं है, बल्कि क्या है, मैथ और हिंदी के माध्यम से ईवीएस पढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी कि एक ही बुक होती है, क्योंकि बच्चा क्या है, सभी चीजों को एक साथ इंक्लूड करके देख रहा होता है। वो ये नहीं समझता कि हमारे इन्वायरमेंट में ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। वो इन्वायरमेंट में जो भी चीजें देख रहा होता है वो सभी को एक साथ इंक्लूड करके देख रहा होता है। तो इसी वजह से 1 और 2 में कोई ईवीएस की अलग से बुक नहीं बनाई गई, बल्कि मैथ और भाषा से यानी कि हिंदी से ही ईवीएस जो है पढ़ाई जाती। तो ये आपका सही है। पढ़ना पढ़ाना जो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर ईवीएस जो है वो पूरा इन्वायरमेंट के ही अंतर्गत आती है, सब कुछ वही होता है। तो अगर आप स्थानीय संसाधनों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। यानी कि जो चीजें उसने वो रियल लाइफ में देखी है, अगर वही एक्टिविटी क्लासरूम में हो रही है, वही एग्जाम्पल क्लासरूम में दिए जा रहे हैं, तो बच्चा समझेगा कि हाँ मैंने ये देखा था, ऐसे नहीं ऐसे होता है। ठीक है, तो बच्चा क्या अपना दिमाग लगाएगा, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा कि उसके इन्वायरमेंट की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। अंतःविषयक होता है, ये भी सही, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत सारी सब्जेक्टें जो होती है एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होती हैं, यानी जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। आंसर आपका क्या गलत जो है, ये आपका थर्ड है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बात कही गई है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। यानी आप एक ईवीएस के टीचर हैं और अपनी कक्षा में औसत छात्र के लिए आप क्या करेंगे। तो पहला है, उन्हें कई बार जो अवधारणा लिखने के लिए देंगे, या फिर उन्हें पहली पंक्ति में बैठा करके जो है लगातार मार्गदर्शन कराना, या फिर उनके कमजोर पक्ष को ढूंढना एवं सुधारने के लिए जो है समाधान खोजना एवं लागू करना, या फिर उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। यानी आप उनको एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हो कि घर से वो क्या है प्रैक्टिस करके लाएं, या फिर घर से कंप्लीट करके लाएं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसमें आपका आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना, यानी कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप वो समझेंगे। फिर उसमें क्या सुधार कैसे होगा, आप ये समझेंगे कि कैसे हमको उसमें सुधार लाना है। फिर उसका समाधान खोजेंगे कि बच्चे को हम कैसे सुधार सकते हैं। फिर उसको लागू करना, यानी उसको आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले बच्चे की कमजोरियां कहाँ है, बच्चा कहाँ पे वीक है, बच्चा कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कौन से सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, कौन से सब्जेक्ट उसकी वीक है, कहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बच्चे को समझ में आएगा, कहाँ पे बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। ये सारी चीजें अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, फिर आप उसमें सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हमको बच्चे को कैसे इंटरेस्ट लाना है। आप अपने मेथड में परिवर्तन लाओगे। बच्चे को अगर एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आ रहा तो आप एक्टिविटी कराओगे, कोई प्ले ग्रुप करवा दोगे, कोई टेलम के माध्यम से समझाओगे, मानचित्र का प्रयोग करोगे, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करोगे, क्लासरूम में डिस्कशन करवा दोगे। तो यानी बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका इंक्लूड करोगे कि बच्चा इंटरेस्ट ले। ठीक है, और साथ में आप समाधान भी करोगे कि बच्चा जो है बच्चे की क्या प्रॉब्लम रही है उसका सोल्यूशन निकल पाए, और फिर आप उसको लागू भी करोगे, यानी उसको फॉलो भी आप करोगे। आंसर आपका सबसे बेस्ट थर्ड है। ठीक है, आंसर आपका थर्ड सही होगा। ये नहीं आप अतिरिक्त उसको गृह कार्य दे देंगे कि होमवर्क ले जाओ घर पे रट करके अभ्यास करके ले आना। इसमें क्या है बच्चा जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो क्या है जो आप होमवर्क दोगे वो कंप्लीट करके लाके दे देगा, बच्चे का कोई मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ना ही उसको पहली पंक्ति में आप बैठा करके लगातार उसको मार्गदर्शन ही देते जाओगे कि आपको ये काम करने, ये काम करने, ये काम करने, तो बच्चा क्या है बोरियत महसूस करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 जो है इसमें बात कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी पर्यावरण जो अध्ययन है ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, या फिर विद्यालयी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है
इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, बच्चे की जो मदर टंग है, जो इन्वायरमेंट में लैंग्वेज बोली जा रही है वो इंक्लूड होगी, और साथ ही साथ जो विद्यालय की लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगी। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग के कुछ मतलब कुछ मंथ या फिर कुछ साल जो बच्चे की मदर टंग होती है आपको उसमें पढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चा जो है इंक्लूड कर पाएगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे क्या है, आप दूसरी लैंग्वेज भी बच्चे को सिखा रहे होते हो। मदर टंग का जो है मातृभाषा का प्रयोग करके उसको आधार बना करके बच्चे को आप दूसरी लैंग्वेज भी सिखा रहे होते हो। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। तो ये आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो आप इन्वायरमेंट में कहीं से भी सीख रहे होते हो। मान के चलिए आप विद्यालय जा रहे हो, जो रास्ते में जो चीजें आपने देखी वहां से आपने कुछ एक्वायर किया। आप मार्केट गए, मार्केट में बहुत सारी चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली। औपचारिक क्या होता है, आप विद्यालय में रह करके जो सीख रहे होते हो ईवीएस के अंतर्गत, वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो आप औपचारिक रूप से, यानी कि जो विद्यालय में आप सीखते हो वो आपका औपचारिक के अंतर्गत चला जाता है। अनौपचारिक में क्या हुआ, आप अपने घर में सीख रहे हो, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से सीख रहे हो इंटरेक्ट होकर के। आप विद्यालय जा रहे हो तो रास्ते में आपने कुछ ऑब्जर्व कर लिया। आप मार्केट गए, वहां से आपने कुछ सीख लिया। आप अपने फ्रेंडों से बात कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हो। तो यानी कि जो चीजें आप किसी भी टाइम जो है देख सकते हो, सीख सकते हो, कोई टाइम का पाबंद नहीं होता है, वो आपका अनौपचारिक के अंतर्गत चला जाता है। आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बात कही गई है कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। यानी बच्चे में क्या है, अवधारणात्मक जो समझ कब अच्छी होगी, जब टीचर जोर डालेगा। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो पहला है संवाद पर, या फिर लिखित या मौखिक परीक्षा पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों पर, या फिर प्रतिस्पर्धा पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि संवाद पर। जब टीचर संवाद पर जोर डाल रहा है कि क्लासरूम में संवाद करा रहा है, डिस्कशन करा रहा है, ठीक है, जो है परिचर्चाएं करा रहा है, ग्रुप लर्निंग करवा रहा है, बच्चा एक्टिव है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, प्ले ग्रुप करा रहा है, तो इसमें क्या है, बच्चा जो है इन्वॉल्व होगा। बच्चे का अवधारणात्मक यानी कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे में संज्ञानात्मक जो है कौशल विकसित होगा। क्योंकि जब संवाद होगा तो बच्चा एक्टिव होगा, बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे। बच्चा कुछ अपना अनुभव बताएगा, कुछ सामने वाले का अनुभव समझेगा, कुछ ऐसी बातें सीखेगा बच्चा जो नहीं भी जानता होगा, बट वो क्लासरूम में जब डिस्कशन होगा तो उसके माध्यम से वो सीखेगा। यानी डिस्कशन के माध्यम से बच्चा जो है बहुत सारी चीजें जो है ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। क्योंकि क्लासरूम में जब डिस्कशन होगा तो 30 बच्चे 30 प्रकार की सोच रखते होंगे, सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी। तो 30 प्रकार के बच्चे जो होंगे सबकी थिंकिंग अलग होगी, तो हर बच्चा अपने नए तरीके से कुछ बताएगा। दूसरा बच्चा कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करेगा, तीसरा बच्चा कुछ नए तरीके से बताएगा, चौथा बच्चा कुछ अलग प्रकार से बताएगा। तो यानी हर बच्चा जो है अपना अपना अपनी अपनी राय देगा। तो इसमें क्या है, बच्चे में अवधारणात्मक समझ जो है बेहतर होगी। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। लिखित और मौखिक परीक्षा के लिए नहीं करवाना है, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा क्लासरूम में आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी है, क्योंकि क्या है, कंपटीशन क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है कि उपव्याख्यात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला है समस्याओं पर केंद्रित होना, या फिर निर्णायक होना, या फिर बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, या फिर बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13, इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि 13 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी। निर्णायक होना चाहिए और साथ ही साथ समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि नहीं का आपका क्या है, निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। तो आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, ये आपका ऑप्शन सही था, क्योंकि आप समझोगे कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हुई है, बच्चे की क्या कमजोरियां हैं, कैसे हम बच्चे का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बच्चे की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना, बच्चा कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कैसे बच्चा इंटरेस्ट लेगा, ये सारी चीजों को आप ध्यान दे रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन सही था। लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें बात कही गई है कि एक ईवीएस की कक्षा में
एक शिक्षक जो है चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा, यानी टीचर जो है ईवीएस की क्लास में बात कर रहा है कि जो घर की मक्खियां हैं वो बीमारी फैलाती हैं। तो चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा? अखबार है, फ्लैश कार्ड होगा, कार्ड्स होगा, या फिर स्लोगन्स होगा, या फिर पोस्टर्स होगा, पोस्ट यानी कि या फिर आपका पोस्टर होगा। तो आंसर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट यानी कि अखबार, क्योंकि अखबार के माध्यम से क्या है, ये इस पे जब मतलब क्लासरूम में चर्चाएं होंगी तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अखबार क्या है, सभी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं और सभी बच्चे क्या है उसमें इंटरेस्ट लेंगे। उस अखबार के माध्यम से सभी जगह की जानकारी भी आपको प्राप्त हो रही होती है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। पोस्टर के माध्यम से आप उसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अखबार के माध्यम से आप नई चीजें जो है उसमें देखने को मिलती है, नया ज्ञान देखने को मिलता है, हर चीजें उसमें इंक्लूड रहती है, तो आप उसके माध्यम से जो है इस पे चर्चा कर सकते हैं। अगला है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों के जो है विभिन्न खेल खिलाती है। जो है मीनू उस पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखा करके विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम जो है शामिल करने में कौन सा ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? तो पहला है आपका सरिता, मीनू, परिस्थिति पर निर्भर करता है, या फिर दोनों सरिता और मीनू। यानी कि जो सरिता है वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों को खेल खेल के माध्यम से खेल के मैदान में ले जा रही हैं और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती हैं। वो जो मीनू है वो क्या कर रही है, उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखा करके विद्यार्थियों को पढ़ा रही हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी किसकी हो रही है? फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सरिता, क्योंकि सरिता क्या कर रही है, बच्चों को खेल के मैदान में भी ले जा रही है। और बच्चा जब खेल के मैदान में जाएगा, जब बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा तो बेहतर होगा, बेस्ट सीखेगा। आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा। सेकंड क्या है, इसमें चित्र कार्ड दिखा करके सिखा रही है, तो बच्चा हो सकता है निष्क्रिय रूप से वो देख रहा हो, कुछ नोटिस ना कर रहा हो, कुछ ऑब्जर्व ना कर रहा हो, लेकिन बच्चा जब खेल रहा होगा, एक्टिविटी कर रहा होगा, इन्वॉल्व होगा, तो बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो इसमें क्या है, बच्चा बेहतर सीखेगा। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको मदद मिलेगी। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपका ईवीएस जो है कितना कंप्लीट हो चुका है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, तो कमेंट में स्कोर बताइएगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस के क्वेश्चन से, और क्या करना है, एनसीईआरटी, यानी अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। अगर नोट्स नहीं है तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर एनालिसिस करिए कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो टॉपिक वो सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो खिचड़ी पकेगी। तो इसलिए क्या करना है, जो आज तक आपने कंप्लीट किया है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करना है, जो भी टॉपिक जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर जो है टाइम देना है। ठीक है, इतना आप करिएगा, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यही प्लान किया था, मेरा फर्स्ट रेमस सीटेड क्वालिफाई हो गया था, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप लोग यही फॉलो करिएगा, आपका पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्या है अपडेट मिलती है, यानी जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट आती है वो आपको यहाँ से इन्फॉर्म मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको क्या है क्लासेस भी मिलती हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।